everyone. Today we will discuss the first chapter of ninth class history, the French Revolution. तो आज हम बेटा फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का इतिहास की बुक का पहला चैप्टर है। फ्रांसीसी क्रांति जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे इस चैप्टर का, द फ्रांस रेवोल्यूशन, इसमें एक जो है शुरुआती घटना एक आपको बताई गई है, एक इवेंट मेनली जो आपको बताया गया है जिससे क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट टू अलार्म. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. रूमर्स spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि 14 जुलाई 1799 में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की डेट है, तब क्या हुआ। पेरिस नगर का वहाँ आपको एक माहौल बताया जा रहा है, वहाँ का सर्कमस्टेंसेस आपको बताई जा रही हैं कि र्यूमर्स वहाँ पर फैल गए, अफवाह वहाँ पर फैल गई क्या कि सम्राट ने बहुत सारे सैनिकों को बुला लिया है और बास्तील की जेल में, बास्तील के किले में बहुत सारे हथियार भी छुपाए गए हैं जिनका इस्तेमाल जो है लोगों पर किया जाएगा। यानी सारे जो एक साधारण लोग हैं उनकी फसल बर्बाद कर दी जाएगी और उनके ऊपर भी गोलियां चलवाई जाएंगी। तो ऐसी कुछ अफवाह वहाँ पर फैली, इसमें कुछ सच्चाई भी थी। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and fostered Parisian the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunitions. In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the Parisians released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. बास्तिल की जेल में जो है वो लगभग 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठे होकर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और इकट्ठे होकर वो बास्तिल की जेल में गए। वहाँ उन्होंने जो है उस जेल के कमांडर को भी मार डाला, ठीक है, और उस जेल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यानी तोड़ फोड़ वहाँ पर कर दी, पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया। और वहाँ के जो पत्थर थे, जो बास्तिल जेल की बड़ी बड़ी मीनारें थी, उनको बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया ताकि वो याद रखें कि हाँ ये क्रांति के पहले दिन उन्होंने ये शुरुआत की थी और सारे जो हैं बास्तिल जेल को उन्होंने नष्ट कर दिया था। अब इस घटना के बाद बहुत दिनों बाद तक क्या हुआ, द डेज दैट फॉलो सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सो इट एज द बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन. ये आपको एक घटनाक्रम बताया जा रहा है, छोटी सी घटना आपको बताई गई कि फ्रांस में क्या हुआ, कैसे वहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। अब ऐसा हुआ क्यों, इस क्रांति की शुरुआत जो है इतनी, एक बास्तिल जो एक बहुत बड़ी जेल थी जिसके ध्वंस से ये शुरुआत हुई और लगभग इसका अंत जो है वहाँ के सम्राट को फांसी दिए जाने के साथ हुआ। इस परिणाम की लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, वहाँ के लोगों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी जाएगी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये जो सिचुएशन बनी ये ऐसी क्यों बनी। फ्रांस की जो, अगर हम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी थी। तो लगभग वहाँ पर 3 स्टेट थी। स्टार्टिंग में अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें, थोड़ा सा डिस्कस करें, फ्रांस में जो है 3 स्टेट्स बताई गई हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। यानी फर्स्ट स्टेट में, प्रथम वर्ग में जो है पादरी वर्ग थे, जो धार्मिक लोग होते हैं, चर्च में रहते हैं और वहीं की देखभाल करते हैं, तो वो थे पादरी वर्ग, दैट इज कॉल्ड क्लेर्गी. सेकंड इज नोबल यानी कुलीन वर्ग, जो राजा के रिश्तेदार थे, राज्य से संबंधित लोग थे, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, वो सारे कुलीन वर्ग में थे. थर्ड स्टेट थी बेटा, उसमें सारे जो है बड़े बड़े आपके व्यापारी आ गए, बिजनेसमैन हो गए, प्लस जितने भी लॉयर, वकील या जो भी अदालत में काम करने वाले, कोर्ट से रिलेटेड लोग हो गए. यानी थर्ड स्टेट में भी आपके 3 तरह के लोग थे. 3 स्टेट्स तो आपकी नॉर्मली थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट थी उसमें भी 3 तरह की स्टेट्स पाई जाती थी. पहले कुछ अमीर लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ व्यापारी, अदालतों से जुड़े हुए बड़े बड़े वकील, जज और कुछ बड़ी दुकानें करने वाले लोग, यानी कुछ अमीर लोग. दूसरा जो था इसका, उसमें बड़े किसान और कारीगर जो हाथ से काम किया करते थे. तीसरा जो वर्ग था वो बिल्कुल छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, यानी बिल्कुल गरीब लोग
जो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। तो ये 3 वर्ग थे फ्रांस में, और इन तीनों वर्गों की सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पर टैक्स सिस्टम था, यानी टैक्स जो है वो बढ़ाए जाते थे, जिसके लिए एक मीटिंग की जाती थी। लुई 16 वहाँ के राजा थे। लुई 16 थे जो उन्होंने इस बार भी टैक्स को बढ़ाने के लिए, करों को बढ़ाने के लिए जो है नेशनल असेंबली की एक मीटिंग बुलवानी थी, जिसमें कि सबसे जो प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट, उनसे जो है कन्वर्स करके इन टैक्सेस को बढ़ाया जाना था। तो अब ये जो टैक्स हैं वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट पे नहीं करते थे। ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी टैक्स हैं वो कौन पे करते थे? थर्ड स्टेट के लोग, यानी तीसरे वर्ग के लोग, जिसमें कुछ अमीर लोग भी थे और बाकी गरीब लोग भी थे। तो सारे टैक्स किनको पे करने पड़ते थे? थर्ड स्टेट को। दिस इज़ द ओनली रीजन फॉर फ्रांस रिवोल्यूशन। ठीक है, ये एक अकेला कारण था जो हम मान सकते हैं कि थर्ड स्टेट के लोग जो हैं इस क्रांति में शामिल हुए, क्योंकि सारे टैक्स उन्हें ही पे करने पड़ते थे, प्लस उनके जो मजदूरी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो सारे टैक्स को पे कर सकें। और जैसे कि हमने बात की, फ्रांस का जो सम्राट था उस टाइम पे, लुई 16, वो कैसा था इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? यानी पहले हमने पढ़ा था कि जो लुई 16 था वो राजा जब बना था वो सिर्फ 20 साल का था, और उसकी शादी हुई थी मैरी एंटोनेट से। ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से उसकी शादी हुई थी। और उस टाइम जब वो वहाँ का राजा बना फ्रांस का, तो वहाँ का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो बिल्कुल खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि ये जो फ्रांस था ये सप्तवर्षीय युद्धों में भी शामिल रहा है। ठीक है, 7 ईयर्स वॉर जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ हो रहा था, ब्रिटेन इसका शत्रु था, तो इसके जितने भी दोस्त थे उसको ये हेल्प करता था। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा है कि अमेरिका को जब अपने उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज़ को जब फ्री करवाना था ब्रिटेन से, तो उसकी हेल्प किसने की थी? फ्रांस ने की थी। दैट्स वाई फ्रांस जो है वो इतने सारे युद्धों में शामिल था, और इसका महल जो इतना आलीशान था वहाँ का, पेरिस का, उसके रख रखाव के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तो इसीलिए जो वहाँ की करेंसी थी, जैसे हमारे देश की करेंसी होती है रुपीज़, वहाँ की करेंसी थी लिब्रे। तो लगभग 3 अरब लिब्रे का जो उधार है वो फ्रांस के ऊपर चढ़ा हुआ था ऑलरेडी, जो उसे उतारना था। तो इस वजह से वहाँ का जो खजाना है वो मोरोवर खाली था। और जितने भी अधिकार थे, एक जो विशेष तरह के राइट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल राइट्स, वो किसको मिले हुए थे? फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को, यानी प्रथम वर्ग के लोगों को, जितने भी पादरी लोग थे, और द्वितीय वर्ग के लोगों को, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, तो उन्हें सारे अधिकार मिले हुए थे। प्लस वो किसी तरह का टैक्स भी पे नहीं करते थे। दैट्स वाई वहाँ के जो लोग थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने ये क्रांति करना ज़रूरी समझा। अब 2 तरह के कर थे, टाइर और टाइल। ये 2 तरह के कर थे जो थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने पड़ते थे। एक जो टैक्स है वो पादरी वर्ग के लोगों को देना पड़ता था, और जो दूसरा जो टैक्स है वो सरकार को भरना पड़ता था, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो जो चीज़ों पर लगाती थी। तो 2 तरह के जो टैक्स थे, ये सिर्फ तृतीय स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट, सिर्फ इसको जो है पे करने पड़ते थे। ये रीज़न था कि इन लोगों ने तंग आकर अब क्रांति जो है करना ज़रूरी समझा। तो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में हम पढ़ रहे थे, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिमी द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग ऑफ हिज अलोन, रेदर ही हैड कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अब उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें करों को पढ़ाया जाता था। तो लास्ट ये मीटिंग कब हुई थी? 1614 में, 1614 में लास्ट इसकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 16, उन्होंने कब ये मीटिंग बुलाई? 1789 में, 1799 में। तो इतने सालों बाद जो है ये मीटिंग बुलाई गई। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of general to pass proposal for new taxes. अब इसमें जो है तीनों वर्ग के लोग आते थे, प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के और तृतीय वर्ग के। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो है 300 यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव उनको अपने भेजने होते थे। जो प्रथम वर्ग के थे वो 300, सेकंड वर्ग के वो भी 300, और जो ये जो थर्ड स्टेट थी, तीसरे वर्ग के जो लोग थे, इन्हें जो है अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर भेजने पड़ते थे, यानी 600 प्रतिनिधि। तो इस तरह हमने देखा जो दोनों के मिला के 600 और प्लस थर्ड स्टेट अकेली के 600, इतने जो है प्रतिनिधि वहाँ पर
नेशनल असेंबली में इकट्ठे होते थे और इसके लिए वोटिंग रखी गई थी कि हर वर्ग की एक एक वोट हुआ करती थी। लेकिन इस बार नेशनल असेंबली में थर्ड वर्ल्ड के जो लोग थे, ठीक है, तीसरी दुनिया के जो लोग थे, तीसरी स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि जो वोटिंग है वो सिंगल मेंबर की होगी, यानी किसी एक वर्ग की एक वोट नहीं होगी, जो वोट है वो सिंगल मेंबर की होगी, एक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए, जैसे कि लोकतंत्र में होता है, ठीक है, लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। दे डिक्लेयर्ड themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। अब जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी अलग से एक असेंबली बनाएंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे, और तब तक इनके कानूनों को नहीं मानेंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जाता, एक संविधान नहीं बना दिया जाता। उस संविधान को राजा को भी मानना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक असेंबली जो है वो अलग से बना ली। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the checked by the Constitution। ठीक है, अब उनकी शक्ति के आगे जो है लुई 16 उसने हार मान ली। उसने कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम शुरू किया जाए और जो मोनार्की है यानी जो राजतंत्र है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ decree abolishing the federal system of obligation and taxes. Member of the clergy too were forced to give up their privilege। तो 4 अगस्त 1789 को जो है ये संविधान बनने का काम शुरू हो गया और जो टैक्सेस हैं उन पर भी जो है रोक लगा दी गई, और जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिनको कि बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, उनको भी अपने अधिकार छोड़ने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम जो है वो शुरू हो गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। अब इसका उद्देश्य क्या था संविधान बनाने का, कि राजा की जितनी भी असीमित शक्तियाँ हैं इन पर रोक लगाई जाए, ठीक है। अब जो है 3 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नमेंट के 3 पार्ट बना दिए गए, जैसे कि लोकतंत्र में हम पढ़ते हैं 3 भाग जो है सरकार के बना दिए गए, दैट इज लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, that is the citizen voted for a group of electors who is turn choose an assembly. Not all citizens however had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages। अब जो है इसमें वोटिंग का अधिकार किसको दिया गया, हर आदमी को जो 25 साल से ऊपर हो, प्लस वो टैक्स भी पे करता हो, कितना, 3 दिनों की जितनी मजदूरी होती है, जितनी मेहनताना होता है, उसके बराबर जो सिटीजन टैक्स पे करेगा और वो 25 ईयर्स के अबव हो गए, 25 साल से ऊपर होगा, उसे जो है वोट का अधिकार दिया गया। बाकी जितने भी आदमी थे और जो औरतें थी उनको जो है पैसिव में रखा गया, यानी उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा जो है वो थर्ड स्टेट को नहीं हुआ, क्योंकि अब भी जितने राइट्स हैं वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिले हुए थे, यानी पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग के लोगों को। तो तीसरे वर्ग के लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या किया, इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। ठीक है, अब 21 सितंबर 1792 को तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या किया, जिनका हेड था रॉबेस्पियर, उसने क्या किया, इस जो है संविधान को मानने से बिल्कुल मना कर दिया और मोनार्की को ख़त्म करने की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी कि हम राजतंत्र को नहीं मानते, हम फ्रांस में जो है एक लोकतंत्र लेकर आएंगे और इसे एक रिपब्लिक बनाएंगे। ठीक है, तो ज़बरदस्ती वो जो है इनके महल में घुस गए, सारे जो कुलीन वर्ग के लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया और राजा को भी बहुत देर तक नज़रबंद जो है वो रखा गया। नेक्स्ट इज़ द रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक राज। अब कैसे जो है रॉबेस्पियर का राज आया, राजा को वहाँ से हटा दिया गया, तो उसने कैसे अपना राज चलाया ये हम इसमें वो पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत में हमने 2 जो हैं वो घटनाएं देखी।
एक जो है 14 जुलाई 1799 को, जब जो क्रांतिकारियों ने बास्तील की जेल को बिल्कुल नष्ट कर दिया, जला दिया। और दूसरी हम बात करें 4 अगस्त 1799 की रात को, ठीक है, लोगों ने जो है जबरदस्ती राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, राजा को भी बंदी बना लिया गया और बाद में राजा को जो है मृत्युदंड दिया गया। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आतंक राज में। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू रेन ऑफ टेरर, यानी कौन से समय को आतंक काल कहा जाता है? 1793 से 1794 के काल को आतंक राज जो है वो कहा जाता है। अब ये जो आतंक राज है, हालांकि इसमें पीछे हमने जो रेफ़र किया था कि उस टाइम में फ्रांस के जो सेकुलर थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे उस टाइम के बहुत बड़े बड़े, जो रूसो, मैकाले, प्लूटो जो हमने बात की, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी क्रांतिकारी विचारों पर, लोकतंत्र पे, कि कैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को अधिकार होना चाहिए। पर उसकी आड़ में रॉबेस्पियर ने क्या किया वो हम इसमें पढ़ेंगे। On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. ठीक है, तो 21 जनवरी 1793 को रॉबेस्पियर की सरकार ने राजा को पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल वही उसकी पत्नी जो है मैरी एंटोनेट के साथ भी हुआ। और जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, जो लोकतंत्र को नहीं मानते थे, जो रिपब्लिक को नहीं मान रहे थे, रॉबेस्पियर का कहना नहीं मान रहे थे, सबके साथ ऐसा ही हुआ, सबको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आतंक राज। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी टू सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने कैसी नीति अपनाई? उसने बहुत सख्त नीति अपनाई, जो भी उसका कहना नहीं मानता था उसे वो मौत के घाट उतार देता था। ऑल दोज वूम ही सो बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, एक्स नोबल एंड क्लर्गी, चाहे वो पादरी वर्ग के लोग हों, चाहे वो कुलीन वर्ग के लोग हों, या वो तीसरे वर्ग के लोग हों, जो उसके अपने लोग, वो भी अगर उसका जो है विरोध करते थे, उसका कहना नहीं मानते थे, उनके साथ भी सेम यही होता था, उन्हें जो है गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिलोटीन है क्या? गिलोटीन एक मशीन थी जिसे डॉक्टर गिलोटीन ने बनाया था, उसके नाम पर ही उसका नाम जो है गिलोटीन रख दिया गया था। द गिलोटीन इज अ डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन beheaded इट। वो एक मशीन थी, दोनों तरफ लकड़ी के पोल थे, उसके बीच में जो है उसके सिर को रखा जाता था व्यक्ति के, और ऊपर से जो ब्लेड है, जो आरी है, उससे उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल, उसने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नियंत्रण करने की नीति को अपनाया। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। अब उसने हर चीज़ के लिए लॉज बना दिए, यानी अनाज को बेचना, पाव रोटी को बेचना, कैसे उसको बनाना है, बेचना है, उसको उसने राशन कर दिया। यानी एक राशन की दुकान जो है वो बना दी गई, हर कोई अपनी मर्जी से अपनी कीमतों पर वो चीज़ों को नहीं बेच सकता है। राशनिंग कर दी गई हर चीज़ की, यानी फिक्स जो है रेट गवर्नमेंट ने कर दिए। और इक्वलिटी ब्रेड ऑफ लोफ मेड ऑफ वूल वेट, ठीक है, गेहूं के रेट, जो ब्रेड जो वहाँ पे की एक स्टेपल फूड था, हमारा जो स्टेपल फूड है जैसे कि राइस और वीट है, हम गेहूं और चावल खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ का स्टेपल फूड था जो ब्रेड, जिसे पाव रोटी कहते हैं। तो वहाँ का जो स्टेपल फूड था उसकी कीमत जो है बिल्कुल कम से कम रखी गई, ताकि हर किसी को, जो गरीब से गरीब भी है, उसको भी खाना मिल सके। उसने अपने रूल्स बनाए। वहाँ के लोगों को पहले जो सर और मैडम बुलाया जाता था, मेंस्यूज एंड मैडमी, फ्रेंच के लोगों को, अब वहाँ के लोगों को खाली जो है वो सिटीजन बुलाना उसने शुरू कर दिया। ये सब वो क्यों कर रहा था? एकता बनाने के लिए, ठीक है। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी एज रेस्टलेसली देन इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन, यानी उसने अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक थे वो भी जो है त्राही त्राही करने लगे, यानी वो भी ये चाहते थे कि रॉबेस्पियर अब राजा ना रहे। डायरेक्टली रूल्स फ्रांस, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेदर मिडिल क्लास टू सीज पावर, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट द नॉन प्रिपेयर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब क्योंकि रॉबेस्पियर की नीतियाँ भी इतनी खतरनाक हो चुकी थी जो सहने लायक नहीं थी, और क्योंकि तीसरे वर्ग के लोगों को क्रांति का स्वाद मिल चुका था, तो वो इतनी सारी सख्ती सहने वाले नहीं थे। उन्होंने रॉबेस्पियर को भी जो है पकड़ा, और जो उनका रेवोल्यूशनरी कोर्ट था वहाँ पर उसको सज़ा सुनाई गई, और उसी गिलोटिन पर भी रॉबेस्पियर को भी जो है मौत दे दी गई। अब उसके बाद जो है नया
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नया संविधान वहाँ का बनाया गया। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। अब क्योंकि अगर किसी एक मेंबर को सत्ता दे दी जाए, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए, जैसे कि रॉबेस्पियर के हाथ में दी गई थी, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एटलीस्ट 5 मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप में रखे गए। 5 सदस्यों की एक कार्यकारिणी सभा बनाई गई। दिस वॉज मीन्ड एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंस्ट्रेशन ऑफ पावर, वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर ऑफ जैकोबिन्स। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब की जो सरकार है उसको ख़त्म कर दिया गया। द डायरेक्टर ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन साउट टू डिसमिस दैम। तो उसका जो डायरेक्टर था उसको 5 के 5 सदस्यों को कंट्रोल करने का जो है वो पूरी पावर मिली हुई थी। जो भी डिस्कशन होगा वो तीनों वर्ग के लोगों को बुलाकर होगा। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टली पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब इतनी सारी पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हो गई थी, यानी राजनीतिक अस्थिरता। पहले राजा को मार दिया गया, फिर रॉबेस्पियर को मार दिया गया, अब उसके बाद जो है बारी आती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे अपने आप को एक मिलिटेंट ग्रुप में, पहले उसका हेड था वो मिलिट्री का, उसके बाद उसने कैसे अपने आप को वहाँ का राजा जो है वो घोषित कर दिया, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।